Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing MPA 016 important questions and answers for your June 25 exam. ये हमारा question 10 है. This is your second last question. उसके बाद जो question 11 है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है. You can check 73rd Constitutional Amendment के जो फीचर्स हैं उसके बेसिस के ऊपर ये आपको वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी. एंड जो क्वेश्चन 13 है दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आपको ये पता होना चाहिए इन फीचर्स में कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है एंड 74th टॉक्स अबाउट अर्बन गवर्नेंस. ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नेंस. तो ये दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. फिर जिस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा यू कैन ईजिली अटेम्प्ट. तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं. ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन. उसके बाद क्वेश्चन 12 रहेगा एंड हमारे जो सिलेबस है मेरी तरफ से वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा. तो अभी हम कर लेते क्वेश्चन 10 हमारा, जहाँ पे हमें एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन, किस तरीके से जो पावर और फंक्शंस दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के उसके बारे में बात करना है अलोंग विथ चैलेंजेस. ऑफ कोर्स जो पावर दी जाती है, जो डिवोल्यूशन हुआ है पावर का, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं जब जो पावर है वो डिवाइड की जाती है. तो हमें वो इस आंसर में यहाँ पे डिस्कस करना है. तो 73rd, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे भी कि जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस को पावर दी गई है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 10 है वहाँ पे भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था उसके तहत एक जो पावर डिवोल्यूशन था, एक जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन था, उस वो देखा गया था. जो कि पावर थी वो लोकल लेवल पे भी प्रोवाइड की गई थी. यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे दिया गया था. एक फ्रेमवर्क दिया था जहाँ पे पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनेंसेस वो सब डिवाइड करके एंड रूरल लोकल बॉडीज़ को प्रोवाइड की गई थी. हावेवर जो हम एक्चुअल डिवोल्यूशन देखते हैं पावर का, फंक्शंस का, जो कि पीआरआईज के लिए बहुत ज़्यादा एक पार्शियल, अनइवन और इनकंसिस्टेंट है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. मतलब कि हम ये नहीं देख सकते कि जो पावर है वो सेम ही है हर एक विलेज में या हर एक पीआरआई के लिए. वो डिफरेंट है एट डिफरेंट लेवल, एट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आप लिख सकते हैं आंसर में. नाउ जब हम एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फंक्शन की बात करते हैं पीआरआईज की, तो 73rd अमेंडमेंट के तहत 73rd अमेंडमेंट ने लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के लिए, जहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था लार्जली पॉलिटिकल विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. जो डिवोल्यूशन थी पावर की उसको इस तरीके से किया गया था कि जो पावर को 3 हिस्सों में बांटा गया था. फर्स्ट इज फंक्शन, सेकेंड इज फंड, थर्ड इज फंक्शनरीज. हमने एक और क्वेश्चन में इसकी बात की है 3 Fs. तो अगर आपने वो क्वेश्चन देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे. तो जो फर्स्ट F है, सॉरी जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस, फर्स्ट F ऑफ 3F फंक्शनल डिवोल्यूशन, जहाँ पे जो 11th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट की गए हैं 29 सब्जेक्ट जिनके ऊपर, मतलब कि जो पीआरआईज हैं जिनके ऊपर फोकस करेंगे लोकल लेवल पे. तो इन 29 सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, रूरल हाउसिंग है, विमेन है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है. इन सब 29 सब्जेक्ट्स की जो डिसीजन मेकिंग है इनके ऊपर, या इनके ऊपर जो फोकस है वो पीआरआईज को दे दिया गया था. तो काफ़ी सारी स्टेट में लॉज पास किए गए कि ये जो सारे फंक्शंस हैं इनको कैसे डोमेन ऑफ पीआरआईज में यूज़ होगा. एक्चुअल कंट्रोल क्या है स्टेट डिपार्टमेंट्स के पास रहेगा, लोकल लेवल पे रहेगा. तो यहाँ पे पंचायती राज को एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज के तौर पे देखा गया रैदर देन ऑटोनॉमस बॉडीज, जहाँ पे जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पीआरआईज को देने की बात हुई. तो काफ़ी सारी स्टेट में जो पीआरआईज हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, लेकिन जो कंट्रोल है हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल सप्लाई, इन सब के ऊपर वो कहीं ना कहीं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट पे रहता है. तो आप देख सकते हो कि पावर तो दी गई है पीआरआईज को, लेकिन वो पावर फुल्ली कंट्रोल पीआरआईज को नहीं दिया गया है. वो पावर कहीं ना कहीं
घुमा फिरा के जो मेन जो हेड हैं पावर के, वो स्टेट गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो फुल कंट्रोल पीआरआईज के पास नहीं है, ये हमें देखने को मिलता है। सेकंड इज फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, मतलब कि फंड्स। तो पीआरआई आज भी सफ़र करते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की पावर नहीं है। वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि उनके पास कब स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कब उनको रिसोर्सेज दे, ग्रांट्स दे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड रिवेन्यूज़ हैं जो कि वो लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे जनरेट कर पाते हैं। ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा टैक्स लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे इतना ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई दे डिपेंड ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फिर वो उस ग्रांट्स का, रिवेन्यूज़ का वेट करते रहते हैं। जब वो ग्रांट रेवेन्यू उनको मिलते हैं तभी वो कुछ आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला पाते हैं, या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो स्टार्ट है वो कर पाते हैं। तो जो यूनाइटेड फंड्स है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है, जिसकी वजह से जो फ्लेक्सिबिलिटी है लोकल नीड्स को एड्रेस करने में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, राइट। नाउ जो रिकमेंडेशन है स्टेट फाइनेंस कमीशंस की, वो भी फंड डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं ना कहीं डिले की जाती है, फिर इग्नोर की जाती है। आप सोच सकते हो कि अगर हम किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कुछ भी चेंजेस लाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक फंड्स हाथ में नहीं होंगे, जो डेवलपमेंट है वो अपनी फुल पेस पे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों में जो पीआरआई है, दे लैग बिहाइंड बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशेंट फंड, एंड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको जो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती है, डिले हो जाती है, इग्नोर कर दी जाती है ना। थर्ड वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवोल्यूशन फंक्शनरीज। अब पीआरआई के पास कंट्रोल नहीं है स्टाफ के ऊपर, चाहे वो इंजीनियर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, टीचर्स हो, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हो। तो ये जो फंक्शनरीज है, फंक्शनरीज की बात होती है यहाँ पे स्टाफ की, राइट। तो ये जो फंक्शनरीज हैं आंसरेबल है स्टेट डिपार्टमेंट को। तो वो स्टेट डिपार्टमेंट ही उनको वीकेंड से भर्ती करती है, और पंचायत लीडर के पास उनके कुछ भी काम के रिलेटेड कोई भी वहाँ पे लैक कर रही है कोई भी पोजीशन, तो वो वहाँ पे उनको नहीं असिस्ट कर सकते, राइट। तो पंचायत लीडर्स को भी ये हक नहीं है कि वो स्टेट डिपार्टमेंट को कुछ भी बोलें, या फिर वो उन स्टाफ को भी कुछ बोलें। इसकी वजह से जो लोकल अकाउंटेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लैक रहती है या वीक रहती है। तो ट्रेंड स्टाफ ना होना विलेज लेवल पे, ये भी प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को, स्कीम्स की मॉनिटरिंग को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर देता है। कोई भी चीज़ अपनी फुल पोटेंशियल तक रीच नहीं कर पाती है ना। जब हम की चैलेंजेस की बात करते हैं इफेक्टिव डिवोल्यूशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो रिलक्टेंट है कि वो अपनी जो पावर है वो देना नहीं चाहती हैं पीआरआईज को, बिकॉज उनको फियर है कि हमारा जो कंट्रोल है, जो हमारी जो शासक है, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन पार्शियल रह रहा है, सिंबॉलिक, पार्शियल एंड सिंबॉलिक है काफ़ी सारे रीजन्स में। मतलब कि वो है तो वहाँ पे कहने को डिसेंट्रलाइजेशन है, बट जो एक्चुअल पावर है वो ग्रास रूट लेवल पे प्रोवाइडेड नहीं है। सेकेंड इज ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। तो लाइन डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी ये बाईपास करते हैं पंचायत को, कंटिन्यू कर रहे सेंट्रलाइज प्लानिंग को, एग्जीक्यूशन को। तो एक जो पीआरआईज को सब ऑर्डिनेट कर तरीके से ट्रीट करने की टेंडेंसी रहती है, इक्वल पार्टनर्स उनको नहीं बनाया गया है गवर्नेंस के अंदर। अगेन मतलब कि उनको एक तरीके से लोअर लेवल पे देखा जाता है, उनको इक्वली हर एक डिसीजन मेकिंग में या फिर डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व, उन पीआरआईज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। थर्ड इज कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। सो इलेक्टेड जो पीआरआई मेंबर्स हैं उनके पास कई बार ट्रेनिंग नहीं होती है बजटिंग की, प्लानिंग की, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज लेवल पे काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। तो ये जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है ये भी हमें देखने को मिलते हैं एट द पीआरआई ना। सोशल इनइक्वालिटी एंड एलीट कैप्चर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड किए जा रहे हैं काफ़ी सारे एरियाज में जहाँ पे पीआरआईज डोमिनेट कर रहे हैं लोकल एलिट्स के द्वारा, जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनकी वॉइसेस नहीं हियर की जा रही है, वेदर दैट इज एससी, whether that is SCs, STs, women या फिर लैंडलेस पुअर्स। तो इस तरीके की जो इनइक्वालिटी है
एंड जो डोमिनेंट कास्ट है, एक उसी का जो रुतबा है वो हमें देखने को मिलता है पीआरआईज के ऊपर। जो लोकल एलिट है वही सब कुछ डोमिनेट कर रहे होते हैं। देन अगेन टोकनिज्म इन रिप्रेजेंटेशन वो हमेशा ट्रांसलेट नहीं होता है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में। दो मतलब कि वहाँ पे जो पंचायत है उनका एक अपना लीडर है, सरपंच है, बट उसके हाथ में पावर ना हो के जो एलिट सेक्शन है विलेज का उसके पास पावर होना, तो वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव कोई और है बट रियल पावर किसी और के हाथ में है। तो वो जो राइट डिसीजन है या फिर डिसीजन फॉर ऑल है वो देखने को नहीं मिलता है। फिफ्थ इज पुअर ग्राम सभा फंक्शनिंग। तो ग्राम सभा का जो मेन रोल होता है वो होता है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लाना, लेकिन वो इनएक्टिव या फिर मैनिपुलेटेड कर दी जाती है। अटेंडेंस लो देखने को मिलती है, अवेयरनेस नहीं होती है मेंबर्स के बीच में, ब्यूरोक्रेटिक जो कंट्रोल है वो उसकी इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता है। सिक्स इज लैक ऑफ कन्वर्जेंस। अब जो पुअर कोऑर्डिनेशन है पीआरआईज और स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बीच में वो हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्कीम्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसकी वजह से क्या है कि दिखाने को सिर्फ एफर्ट दिखा देते हैं, लेकिन जो सर्विस डिलीवरी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अब आप दिखाने को ये दिखा दो कि हम झाड़ू मार रहे हैं, बट अगर वहाँ पे कूड़ा नहीं है तो झाड़ू मारने का क्या फ़ायदा। तो ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हैं इसकी वजह से पीपल शो दैट दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, ये सारे जो चैलेंजेस है इफेक्टिव डिवोल्यूशन के, वो हमें देखने को मिलते हैं एट द पीआरआईज, राइट। अब इसी के साथ हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है पावर को, पीआरआईज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हैं जहाँ पे उनको पावर, फंक्शन, रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, बट स्टिल इट्स वेरी लिमिटेड, राइट। काफ़ी सारे पीआरआईज अभी भी उनका फुल कंट्रोल नहीं है अपने फंक्शंस के ऊपर, अपनी पावर्स के ऊपर। वो अभी भी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जो सारी चैलेंजेस हैं ये लाए करते हैं कि जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, इनएडिक्वेट फंडिंग उनको मिल रही है, कैपेसिटी डेफिसिट्स हैं। तो पीआरआईज को अगर ट्रू इंजन्स बनना है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का या फिर ग्रास रूट डेवलपमेंट का एंड रूरल डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे एक जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिलना चाहिए पीआरआईज को, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन आना चाहिए और ग्राम सभा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तभी जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मेन मीनिंग है एंड जो मेन गोल है एम्पावरमेंट के वो अचीव हो पाएंगे एट द लोकल लेवल एज वेल, जहाँ पे उनको अकाउंटेबल ठहराना हो, एम्पावरमेंट हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी जा सकती है एट द पीआरआई एट द ग्रास रूट लेवल। ओके, तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने देखा कि कैसे पीआरआई को पावर तो दी हुई है बट उनके पास फुल ऑटोनॉमी नहीं है, फुल इंडिपेंडेंस नहीं है वर्क करने की, अच्छे चेंजेस लाने की एट द लोकल लेवल एंड लोगों को एम्पावर अपलिफ्ट करने की। तो ये हमारा क्वेश्चन 10 था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा। पहले भी हम सिमिलर टाइप ऑफ 3 FAs हम कर चुके हैं एंड अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको बहुत ईजी लगा होगा ये क्वेश्चन समझने में। इसलिए वन बाय वन अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो ना कि सिर्फ आपको एग्जाम में हेल्प होएगी बट आगे लॉन्ग टर्म में भी जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बनी रहेगी एंड आप इजीली ये एग्ज़ाम हो या फिर आगे आने वाले और कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे आप इजीली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जो अपने क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। Till then, keep on watching all the videos and all the very best for your exam. I hope you all do really well. Bye bye. Take care.